बच्चों, सभी को विद्या शक्ति के साइंस के क्लास में स्वागत करती हूँ। बेटा, हमने पिछले क्लास में भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद आज हमारा नया चैप्टर है जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम करेंगे। उससे पहले हर रोज की तरह आज भी हम एक नए सुविचार के साथ आपकी कक्षा को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है। बेटा, आज का सुविचार है हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्रोसेस है हमारे जीवन में कि हमें जो है हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए या नया सीखने की कोशिश हमें करना चाहिए। वो चाहे बहुत बड़ी बात हो या छोटी बात हो, बड़ों से सीखना हो या छोटों से सीखना हो, कुछ भी हो, कोई भी नया ज्ञान आपको मिलता है, आप उसको संचित करें, अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में उसको बिठाएं। क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत होती है और उससे आपको जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत होती है। तो इसी सुविचार के साथ नए ज्ञान को सीखने के लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, आप मुझे बताइए कि हमारा जो जीवन है या फिर हम जो आसपास में जो जीव जंतुएं देखते हैं, है ना, जितने भी जीव या जिसे हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जितने भी जीव हैं, इनको जीवित रहने के लिए किन वस्तुओं की बेसिक नीड्स क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या जो जीव है, उनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बताएंगे आप मुझे? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें सबसे पहले वायु की आवश्यकता पड़ती है। वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारी दूसरी जो बेसिक नीड होती है वो होती है पानी या अथवा जल। पानी अथवा जल। जल के बिना देखो, हम लोग 1-2 दिन तक मैक्सिमम हम लोग जीवित रह सकते हैं, है ना, लेकिन ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब में पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? भोजन की आवश्यकता या खाने की या फूड की आवश्यकता होती है। तो जितने भी जीव है, जीवित जीव है, उन सभी को वायु, जल अथवा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? वायु के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में। आप सभी जानते हैं, आप सभी बैठे हुए हैं, आप सभी एक लंबी सांस लीजिए बच्चे। ले रहे हैं आप सभी? ओके, आपने लंबी सांस ली, आपको क्या महसूस हुआ? बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है हमें जब हम एक लंबी सांस लेने के बाद उस सांस को हम लोग जब छोड़ते हैं, है ना। तो ये जो वायु है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, आज हम दो बच्चों से आपसे मिलवाएंगे जिनका नाम है अरुण और रिया। तो चलिए जाते हैं, हम मिलते हैं अरुण और रिया से। सभी तैयार है? चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बच्चे हैं जिनका नाम है अरुण और रिया। एक दिन वे दोनों खेल रहे थे, बहुत जोर जोर से दौड़ रहे थे, खेल कूद कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, जो अरुण है हमारा, अरुण जो है बहुत ही थकावट महसूस किया। वो हांफते हांफते रिया के पास आया। उसने कहा, भाई मेरी तो सांस फूल रही है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तब रिया ने कहा, हाँ तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत दौड़ भाग की है, इसी कारण तुम्हारा जो है सांस फूल रहा है और तुम्हारे शरीर को जो है
और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। तभी अरुण ने कहा, क्या एनर्जी की आवश्यकता, यानी कि सांस लेने के लिए एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है? ये ऊर्जा और श्वसन में क्या इनका क्या रिलेशन है? तो रिया ने कहा, भाई जब भी हम भोजन करते हैं तो हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसकी जानकारी हमें हमारी साइंस की अध्यापिका, विज्ञान की अध्यापिका हमें देगी। वे दोनों क्या करते हैं? मैम के पास जाते हैं, अपनी अध्यापिका के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, है ना? क्या पूछते हैं वे? कि ये जो हम लोग ऊर्जा है और जो श्वसन है, इसमें क्या रिलेशन है, या फिर जो हम भोजन करते हैं इसमें क्या रिलेशन है, या इससे क्या संबंध रखता है? ये सब सवाल किए किसने? अरुण ने किया, क्योंकि वो ये सब जानना चाहता है। तभी उनकी अध्यापिका ने उनसे कहा कि बेटा, जो हम भोजन करते हैं, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। क्या कहा टीचर ने? कि जो भी हम भोजन करते हैं, है ना, तो भोजन में संचित ऊर्जा जो है श्वसन के समय क्या होती है? रिलीज होती है या निर्मुक्त होती है। इसीलिए सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। अब बेटा हम देखेंगे कि ये श्वसन क्या है, क्या इसके और भी प्रकार है, श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखें हम लोग। चलिए, तो आगे हम देखते हैं श्वसन की आवश्यकता। श्वसन की आवश्यकता देखें। चलिए, ये भी समझेंगे कि श्वसन क्या है और श्वसन की क्या आवश्यकता होती है जीवों में। ठीक है, तो बेटा सभी जीव जो है, हमने जैसे कहा, उन सभी को क्या करना होता है? भोजन की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, तभी हम लोग जीवित रह श्वसन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो बेटा एक बहुत अच्छी जानकारी आपको दे देते हैं कि सभी जो जीव होते हैं वो कुछ सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं या सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें हम कोशिकाएं या सेल्स कहते हैं। ये क्या है? ये सूक्ष्म इकाइयां हैं जिसे सभी जीव जो है बने हुए हैं। ओके, अब कोशिका क्या है बेटा? कोशिका जो है जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ, यस, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना? तो कोशिका जो है वो जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बेटा आप सभी जानते हो कि जीव की जो प्रत्येक को काम करती है बेटा। आपके शरीर में देखो बहुत सारे कार्य चलते हैं, है ना? पोषण का कार्य चलता है, परिवहन का कार्य चलता है, उत्सर्जन के कार्य चलते हैं, शरीर मन के कार्य चलते हैं। तो ये सभी जो, जैसे कि अंग्रेजी में बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सभी कार्यों को करने में इनकी कुछ कोशिकाओं की भूमिका होती है। अब इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? आपको देखो, आपको कोई कार्य करने के लिए भोजन हो, तभी आप फील करते हो कि हाँ भाई मुझे अभी एनर्जी आ गई है ना? इसी कोशिकाएं होती है, उनको इन सब कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इस ऊर्जा को जो है हम किस में प्रयोग करते हैं बेटा? हम जब खाना खाते हैं
सोते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जी हाँ, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा कहाँ से आती है? आप सभी जानते हैं कहाँ से आती है हमें ऊर्जा। जैसे कि अभी मैंने बताया, भोजन से। इसीलिए बेटा आप सबको क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से भोजन करना चाहिए। ठीक है। तो सही प्रकार का भोजन करने से, संतुलित भोजन करने से आपके शरीर में क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है। तो भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय क्या हो जाता है? निर्मुक्त होती है, रिलीज हो जाती है। और इसी ऊर्जा से हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सब में क्या करती है? उन सब में कार्य करती है। तो हम क्या कह सकते हैं? सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है। समझ गए आप लोग कि श्वसन क्या है? समझ गए। और श्वसन की आवश्यकता हमारे शरीर में या जीवों को क्यों होती है, ये भी सब समझ गए। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं ये जो श्वसन है, ये दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के, मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं, पहला है वायवीय श्वसन। क्या है? वायवीय श्वसन। ओके। और दूसरा है अवायवीय। दूसरा है अवायवीय श्वसन। ओके। यहाँ पे देखा आपने। तो जीवों में श्वसन जो है दो प्रकार के हैं। वो क्या क्या है बेटा? श्वसन जो है वो दो प्रकार के हैं। वे हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब आप पूछिए कि इसको हम अंग्रेजी में क्या टर्म्स देंगे? तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको हम? वायवीय श्वसन जो होता है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो अवायवीय है, अब बताइए क्या नाम दे सकते हैं हम इसको? बिल्कुल सही कहा आपने। अवायवीय श्वसन को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है। एक मिनट। ओके। अवायवीय श्वसन जो है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अब ये क्या है? ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन देखते हैं, हम लोग देख कर आते हैं, इसको समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए बेटा। तो बेटा श्वसन के प्रक्रम में हम क्या करते हैं? हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं, है ना? इनहेल करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो क्या है? शरीर में वायु को अंदर खींचना और वायु को बाहर छोड़ना। तो अंदर हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और जो बाहर छोड़ते हैं उसमें क्या होती है बेटा? उसमें जो है वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अर्थात जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो समृद्ध मात्रा में होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो शरीर के सभी भागों में, यानी कि प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है।
है ना, कोशिका के बारे में अभी आपको मैंने बताया। तो कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। क्या करती है? भोजन का विखंडन करती है, ब्रेक डाउन करती है फूड का। कोशिका में भोजन के जो विखंडन के जो प्रक्रम है, उससे क्या हो जाता है? ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि आपके सेल्स के अंदर जो आपके जो सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो ब्रेक डाउन होता है, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है उसको। अब कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या कर देती है? विखंडित कर देती है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन क्या करती है? ब्रेक डाउन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या निकलता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो है वो विखंडित हो जाती है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, उसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भोजन का विखंडन होता है, उस प्रक्रिया को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में विखंडित हो जाती है। ओके, अब बेटा ये जो अवायवीय श्वसन है, इसके बारे में एक और जानकारी आपको देते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? इस प्रकार से अवायवीय श्वसन करते हैं। तो मनुष्य क्या करता है बेटा? वायवीय, या फिर जो अन्य जीव जंतु है वो वायवीय श्वसन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस वहां पर चाहिए, है ना, जिससे कि ऊर्जा, भोजन को जो विखंडित करके ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अब अवायवीय श्वसन क्या होता है? यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो, अब जो है ऑक्सीजन के बिना भी कुछ जीव जो है वो रह सकते हैं, यानी कि उनके शरीर में जो है ग्लूकोज का विखंडन हो सकता है। तो ऐसे एक जीव के बारे में आपको बताती हूँ, वो है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। तो ईस्ट के बारे में आपको बताते हैं। ईस्ट को हाँ, आपने कभी सूक्ष्म, देखो बेटा, इनको हम जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं इनको हम? बिल्कुल सही कहा आपने, हम इनको किसके द्वारा देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, है ना। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से जो यीस्ट है उसको जरा दिखाते हैं। देखना चाहेंगे आप लोग? चलिए बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यीस्ट रखा हुआ है। आपके घर में भी यीस्ट होगा, आपकी मम्मी जब भटूरे बनाती है या कुछ और जो चीजें बनाती है उसको फूलने के लिए यीस्ट का प्रयोग करती है। इडली डोसा सब के लिए लोग जो है यीस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केक्स बनाने के लिए सब में यीस्ट का प्रयोग करते हैं। और शुगर, देखो चीनी है ये। जब चीनी और ईस्ट जब मिलता है तो यीस्ट जो है वो पनपने लगता है। ओके, क्या करता है? पनपने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग आज देखेंगे। देखो, इसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए, एक स्पैचुला चाहिए। देखो ये ग्लास स्लाइड है और ये कवर स्लिप है और एक ग्लास रॉड है। यहाँ पर एक बीकर में पानी भी रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? स्पैचुले की सहायता से जस्ट एक स्पून जो है इसमें ईस्ट को मिला देंगे। मिला दिया। अब क्या करेंगे? शुगर भी डालेंगे हम लोग, चीनी भी डालेंगे, इसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे? इसको ग्लास रॉड की सहायता से हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे या इसको मिला देंगे। ठीक है, चीनी और यीस्ट को हमने अच्छी तरह से क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, और इसका एक हमने क्या कर दिया बेटा? एक सॉल्यूशन हमने बना दिया। ओके, अब इसको हटा दिया, थोड़ी देर रखेंगे हम इसको। कितना समय रखने वाले हैं हम लोग?
देखो जितना समय आप इसको रखोगे ये क्या होता जाएगा, ईस्ट इसमें पनपता जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इस सैंपल को हम क्या करेंगे बेटा, इस ड्रॉपर की सहायता से थोड़ी सी ईस्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सोल्यूशन है, ईस्ट और शुगर का सोल्यूशन है, इसको लेकर हम इस ग्लास स्लाइड में डालेंगे। डाल दिया? ओके, अब इस कवर स्लिप से इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। अब हमारे पास माइक्रोस्कोप है जिससे हम सूक्ष्म चीजों को देख सकते हैं। इसके स्टैंड पर हम इसको रखेंगे और इसको फोकस करेंगे। चलिए अब इसके जो लेंसेस है उसको एडजस्ट करेंगे बेटा, इसको ठीक से ठीक प्रकार से हम देखेंगे, है ना। चलिए स्लाइड को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, देखा आपने। अब ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है बच्चों, ये ईस्ट है। क्या है ये, ईस्ट है। तो शुगर की प्रेजेंस में जो क्या हो जाता है, ईस्ट जो है पनपता है। तो यही ईस्ट जो है क्या है, यही जो ईस्ट है ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो ग्लूकोज का विखंडन करता है। ग्लूकोज का क्या करता है, विखंडन करता है, जो बिना एयर के, यानी कि बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के। और उसी को हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? सबको क्लियर हो गया बेटा ये? तो श्वसन जो है वायवीय श्वसन भी हो सकता है और अवायवीय श्वसन भी हो सकता है। वायवीय श्वसन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन के बिना होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, उन प्रश्नों को आप करेंगे। तैयार हैं सभी बेटा? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे प्रश्न यहां पर ये रहे। पहला प्रश्न है, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को अंदर खींचना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ये है हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोशिकाएं किसे कहते हैं, या कोशिका किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं? जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को, जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को, जीव की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई को, ए और बी दोनों। तो कोशिका या सेल किसे कहा जाता है? जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक रचना, सबसे छोटी क्रियात्मक रचना या इकाई, या जीव की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई को, या ए और बी दोनों सही हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पाचन, श्वसन, प्रसार, बी और सी दोनों। पाचन, श्वसन, प्रसार, बी और सी दोनों। चलिए अगले पर जाते हैं हम लोग, चौथे प्रश्न पर। एक कोशिका जीव है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो निम्नलिखित में से जो है एक अकोशिक सॉरी कोशिकीय एक कोशिका जीव है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट या युगलीना। ठीक है बेटा, यहां पर ये जो है ये युगलीना है, युगलोना लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिए। यहां पे ये क्या है, युगलीना है, ऐसे। ओके, डन। चलिए अब अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है, जीव जो अवायवीय, क्या प्रश्न था हमारा, जो जीव अवायवीय यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस जीव को हम क्या कहते हैं? वायवीय जीव, अवायवीय जीव, कोशिकीय जीव या अकोशिकीय जीव? क्या कहा जाता है उस जीव को जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है? अगला छठवां प्रश्न है,
जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह कौन सा श्वसन कहलाता है? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह कौन सा श्वसन कहलाता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन या अकोशिकीय श्वसन? ध्यान रखने की बात है, यहां पर क्या दिया है? ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा ग्लूकोज या भोजन का विखंडन जब होता है तो उस श्वसन को हम क्या कहते हैं? सातवां है, पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? पौधों की पत्तियों में, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन सबकी जो जो विनिमय होता है उसमें उसके लिए किस स्ट्रक्चर का प्रयोग वे करते हैं? रंध्र, वात रंध्र, क्लोम, फेफड़े? पौधों की बात हो रही है यहां पर, तो आप आंसर लिखिए। आठवां प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? अवायवीय श्वसन, लैक्टिक अम्ल बनने से, ए और बी दोनों, एसिटिक अम्ल बनने से? अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? नौवां प्रश्न है, अधिक व्यायाम की ऐंठन को आराम पाने के लिए गर्म तेल की मालिश या गर्म पानी से स्नान करने से दर्द कम क्यों होता है? रक्त का संचरण बढ़ने से, लैक्टिक अम्ल पिघलने से, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से, उपरोक्त सभी? 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस रूप में विखंडित हो जाता है? कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का जब उपयोग होता है तो भोजन जो है वो किस रूप में या उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ए और बी दोनों, ऊर्जा? ओके, सबने कर लिया बेटा? सभी आंसर्स कर लिए सबने? चलिए हम आंसर्स देखते हैं इनके। श्वसन किसे कहते हैं बच्चे? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन को अंदर खींचना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। अगला है, कोशिका किसे कहते हैं? जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है, उसी प्रकार जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई भी होती है ना? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। अगला है, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्वसन की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर रहेगा श्वसन। ऊर्जा कैसे निर्मुक्त होती है बेटा? जब हम श्वसन करते हैं उसी से भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज होती है। एक कोशिका जीव है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें होता है। अभी हमने देखा कौन सा जीव है वो है ईस्ट, है ना? अगला है, जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बेटा उन जीवों को जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो जीव रह सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अवायवीय जीव, है ना? एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं उनको। ठीक है, चलिए आगे। छठवां, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह कौन सा श्वसन कहलाता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर वो हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो यहां पर पूछा गया है हमसे ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा, तो वो वायवीय श्वसन कहलाता है। सातवां है, पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? बच्चे आप बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या कहा जाता है? रंध्र कहते हैं हम उसको, या स्टोमेटा कहते हैं, है ना? अगला है, अत्यधिक व्यायाम करने पर पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर एयर जो है वो कम पड़ जाता है ना?
तो वहां पर अवायवीय श्वसन होने लगता है, और वहां पर क्या होने लग पड़ता, क्या जमने लग पड़ता है, लैक्टिक अम्ल जमने जमने लग पड़ता है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ए और बी दोनों सही है। नौवा है, अत्यधिक व्यायाम या ऐंठन से आराम पाने के लिए गर्म तेल या मालिश करते हैं ना हम लोग, तो उसे क्या, सॉरी, तो उससे क्या दर्द कम हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, एक तो रक्त का संचरण बढ़ जाता है, ऑक्सीजन हर जगह पहुंचता है, लैक्टिक अम्ल जो जमा होता है वो पिघलने लगता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से हो जाता है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शंस है वो सही है। 10वां है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस रूप में विखंडित होता है, किस में होता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में विखंडित होता है। तो ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। तो आई होप आज जो है सभी बच्चों ने अच्छी तरह से आंसर्स को कर लिए हैं, और अगर इसमें और भी कोई डाउट आपको है तो अगली क्लास में आप जरूर पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन या श्वसन के बारे में, बहुत सारी और जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू।